हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे हम लोग इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 32। अब तक हम लोगों ने 31 सेट्स कंप्लीट किए हैं। प्रीवियस सेट्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो 5000 MCQ नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा। सारे ही वीडियोज इस सीरीज के अंदर जो अपलोड किए गए हैं आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए ये टेलीग्राम चैनल का ID है। आप इस ID के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और PDF को डाउनलोड करो, या फिर यहाँ पर QR कोड दिया हुआ है, इस QR कोड की मदद से भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और PDF को प्राप्त कर सकते हो। इस सीरीज के अंदर जितने भी वीडियोज आएंगे, जितने भी सेट्स आएंगे, सबका PDF इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया जाएगा। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं सेट नंबर 32 का पहला प्रश्न। DC मोटर के लिए इनमें से कौन से कथन सत्य है? DC मोटर के लिए इनमें से कौन से कथन सत्य है? 3 कथन है हमारे पास। पहला कथन है विभक्त वलय का कार्य धारा के प्रवाह को उलटना है। एक तो होता है वलय, ये एक होता है विभक्त वलय यानी कि स्प्लिट रिंग, बीच से ऐसे स्प्लिट कर दो तो ये है स्प्लिट रिंग। तो इसका इस्तेमाल जो है DC मोटर में किया जाता है। तो इसका क्या काम होता है? धारा के प्रवाह को उलटना। तो ये सही है। ये डायग्राम है DC मोटर का, इसमें देखो आप, ये है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का मतलब होता है जो करंट के डायरेक्शन को उलट दे। इसे हम हिंदी में दिक् परिवर्तक बोलते हैं। अब इस आर्मेचर को देखो, इस पूरे आर्मेचर को देखो आप, या केवल आप इस वाले भुजा को देखो। यहाँ पर मैंने नाम A दिया और B दिया। ये जो AB भुजा है, इसमें आप देखो करंट की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ दिखाई गई है। विद्युत धारा जो प्रवाह है वो नीचे की ओर हो रही है। तो विद्युत धारा का प्रवाह नीचे की ओर है। जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। अब यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो बल ऊपर की ओर आपको मिलेगा। बल ऊपर की ओर लगेगा तो ये रोटेट करेगा। आधा रोटेशन के बाद, यानी ये जो पूरा आर्मेचर है, जब ये आधा घूम जाएगा तो ये जो AB भुजा है ये यहाँ पे चला आएगा। यहाँ पर आने के बाद अब ध्यान से देखो, जो विद्युत धारा की दिशा है अब इसमें ऊपर की ओर दिखाई गई है। तो ये जो विद्युत धारा की दिशा है जो पहले नीचे की ओर थी इसी भुजा में, अब ऊपर की ओर है आधे रोटेशन के बाद। तो ये जो चेंज हुआ डायरेक्शन में, ठीक उल्टा हो गया डायरेक्शन, इसके पीछे कारण कौन है? ये कम्यूटेटर। इसी कम्यूटेटर ने क्या किया कि करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया आधे रोटेशन के बाद। अब बल देखो यहाँ पर नीचे की ओर काम करेगा। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये विद्युत धारा की दिशा है, तो बल नीचे की ओर काम करेगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप निकाल सकते हो। अब जाकर के पूरा रोटेशन हो जाएगा। पहले लगा ऊपर की ओर तो आधा रोटेशन हुआ, फिर इस पर लगा नीचे की ओर तो आधा रोटेशन हुआ। तो अब जाकर के एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा। ये जो आर्मेचर ये पूरा घूम जाएगा। तो प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद धारा को उलटने की वजह से कुंडली में निरंतर घूर्णन होता रहता है। तो ये सही है कि प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद जब धारा की दिशा जो है उलट जाती है तो बल की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है, जिससे जो आर्मेचर है वो पूरा घूम जाता है। उसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र समांतर संरेखित कुंडली की भुजाओं पर अधिकतम बल लगाता है। तो ये गलत हो जाएगा। जब जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत धारा की दिशा जो है एक समान होगी तब तक जो चालक है या फिर जो तार है या फिर जो भुजा है उस पर कोई बल नहीं लगेगा। और जब जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत धारा की दिशा लंबवत होगी तब लगने वाला बल जो है मैक्सिमम होगा चालक पर। तो केवल 1 और 3 जो है हमारा कथन सही है। तो हमारा आंसर यहाँ पर D हो जाएगा। निम्न अभिक्रिया डैश का उदाहरण है। इस अभिक्रिया में देखो, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जिसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, और ये है क्षारीय। तो ये बेस हो जाएगा हमारा। ये एसिड है, अम्ल है, ये हमारा सॉल्ट है, ये हमारा वाटर है। तो जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। यह जो अभिक्रिया है उदासीन अभिक्रिया कहलाती है। श्लाइडन और श्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? कोशिका सिद्धांत को सबसे पहले 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था, श्लाइडन और श्वान ने। इस कोशिका सिद्धांत के अनुसार दुनिया के सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे जो होते हैं वो बने होते हैं कोशिकाओं से, लेकिन ये कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है विषाणुओं पर। वायरस जो होते हैं वो एसेलुलर होते हैं, यानी हम ये बोलते ही नहीं है कि इसके पास कोशिकीय संरचना है, इसलिए ये है अकोशिकीय। ये एसेलुलर होते हैं। तो कोशिका सिद्धांत जो है लागू नहीं होता है विषाणुओं पर। पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है? पिछले सेट में हम लोगों ने देखा था कि पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान यदि हमें 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ाना हो तो जो आवश्यक ऊष्मा हमें देनी होगी उसे बोलेंगे विशिष्ट ऊष्माधारिता। देखो, विशिष्ट ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्मा बात एक ही है, इन दोनों का सेम मतलब है। तो यहाँ पर हमारा आंसर B और C दोनों हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा बोल दो
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल दो या फिर केवल स्पेसिफिक हीट बोलो। किसी चालक का प्रतिरोध डैश के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि सीधा समानुपाती होता है। तो R = रो L/A होता है। तो यहाँ से जो R है वो सीधा समानुपाती है लंबाई के और व्युत्क्रम अनुपाती है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का। तो चालक की लंबाई हमारा आंसर। चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाश किरण AB एक उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, उसका परावर्तन कोण क्या होगा? यह है कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। इस पर देखो प्रकाश किरण AB जो है ऐसे आपतित होती है, बताना है कि परावर्तन कोण क्या होगा। अब यहाँ पर देखो आपको दिखलाया गया है डॉटेड लाइन से कि ये जो प्रकाश की किरण है, ये जो प्रकाश किरण है AB, ये वक्रता केंद्र की ओर आपतित हो रही है। ये वक्रता केंद्र है ना, उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है, फोकस बिंदु होता है, ये दर्पण के पीछे होता है। तो प्रकाश की किरण कुछ ऐसे आपतित हो रही है इस उत्तल दर्पण पर कि ये वक्रता केंद्र की ओर आपतित हो रही है। तो जब भी प्रकाश किरण उत्तल दर्पण पर वक्रता केंद्र की ओर आपतित होती है तो वो आपतित किरण जो है लंबवत होती है उत्तल दर्पण पर, और जब प्रकाश किरण लंबवत हो दर्पण पर तब आपतन कोण भी 0 डिग्री होता है और परावर्तन कोण भी 0 डिग्री होता है। तो आंसर हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत तर्क का चयन कीजिए। मेंडल से पहले भी कई सारे वैज्ञानिक आए हैं जिन्होंने लक्षणों की वंशागति पर अध्ययन किया, लेकिन वो सब असफल रहे। मेंडल साहब जो है वंशागति के नियम देने में सफल रहे। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कई सारे कारण हैं। मेंडल के सफलता के पीछे जो है कई सारे कारण हैं। उन कई सारे कारणों में जो है 3 कारण यहाँ पर मेंशन है, और एक कारण वो है जो उनके सफलता के पीछे नहीं था। उसी कारण को आपको बताना है कि कौन जो है उनके सफलता के पीछे नहीं था। गलत तर्क आपको यहाँ पर चूज करना है। तो पहला है, उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण वाले जीवों की गिनती रखी। अगर आप होते तो आप भी ये काम करते कि रिकॉर्ड रखते हैं, जो भी आपको मिलेगा डेटा उसका आप रिकॉर्ड रखते ताकि डेटा को अच्छे से एनालाइज किया जा सके। तो जो भी उनको विशेष लक्षण वाले जीव मिलते थे उनकी वो गिनती रखते थे। तो ये सही है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, आसानी से सोच सकते हो। उसके बाद है, उन्होंने एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, जबकि उनसे पहले के वैज्ञानिकों ने जीन को संपूर्ण रूप से लेकर अध्ययन किया। अब जैसे मेंडल साहब थे, उन्होंने क्या किया, एक बार में एक लक्षण को ध्यान में रखा। जैसे एक बार में क्या किया, उन्होंने सोचा कि चलो मैं केवल लेंथ पर फोकस करूंगा, और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी में, तीसरे से चौथी पीढ़ी में देखूंगा कि कैसे लंबाई में वेरिएशन होता है। एक बार में उन्होंने लेंथ को देखा। फिर उनका दिल किया कि चलो अब सीड के शेप के ऊपर फोकस करूंगा, बीज के आकृति के ऊपर फोकस करूंगा, और कई सारी पीढ़ियों तक उन्होंने केवल बीज को कंसीडर किया, आकृति को कंसीडर किया, फिर बीज के रंग को कंसीडर किया उन्होंने। तो एक बार में एक लक्षण को वो ध्यान में रखते थे, या फिर 2 लक्षण को ध्यान में रखते थे। चलो लंबाई भी देख लूंगा और बीज के आकृति को भी देख लूंगा, चलो लंबाई देख लूंगा और बीज के रंग को भी देख लूंगा, इस प्रकार से। तो एक लक्षण या 2 लक्षण को ध्यान में रखते हुए एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी तक एनालिसिस करते थे। इनसे पहले जो वैज्ञानिक हैं वो एक बार में सब कुछ देखना चाहते थे। हम लंबाई भी देखेंगे, हम क्या करेंगे कि बीजों की आकृति भी देखेंगे, आकार भी देखेंगे, फूलों का रंग भी देखेंगे, फूलों का पोजीशन भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, पूरा खिचड़ी बना देंगे। तो ये कारण था कि इनसे पहले के जो वैज्ञानिक थे वो उतने सफल नहीं हो पाए। उसके बाद मेंडल साहब जो थे वो बायोलॉजिस्ट तो थे ही, साथ में वो मैथमेटिशियन भी थे। तो उनके सोचने का तरीका जो था थोड़ा टेक्निकल था, क्योंकि वो मैथमेटिशियन थे। तो उन्होंने मैथ्स का भी इस्तेमाल जो है वहाँ पर किया था, खास करके प्रोबेबिलिटी का। उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर काम किया था। तो ये चीज़ गलत हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। छोटे आकार के नमूनों के आधार पर नहीं, मतलब सवाल ये कह रहा है कि इनका जो सैंपल साइज था ये कम था, सैंपल साइज कम था, लेकिन ऐसा नहीं है, इनका सैंपल साइज ज़्यादा था। जैसे मैंने आपसे कहा कि इन्होंने केवल लेंथ को ध्यान में रखा, तो ऐसा नहीं है कि 2-4 प्लांट के अंदर कि 2-4 प्लांट लिया, उसका अगला पीढ़ी तैयार किया, उसका अगला पीढ़ी तैयार किया और देख लिया कि लंबाई में वेरिएशन कैसे हुआ। नहीं, इनका सैंपल साइज बहुत बड़ा था। अगर केवल लेंथ पर ही उन्होंने फोकस किया ना, तो उसमें 200, 300, 400 प्लांट पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, केवल लेंथ को ध्यान में रखते हुए। तो सैंपल साइज इनका काफ़ी बड़ा था, यहाँ पर लिखा हुआ है कि छोटा था। तो ये चीज़ नहीं है। जितना बड़ा सैंपल साइज होगा, जो जानकारी है वो उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट मिलेगी। जितना ज़्यादा आप सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस बनाएंगे, तो आपकी एक्यूरेसी जो है उतनी ही अधिक होगी। ऐसा होता है ना, ठीक वैसे ही समझ लो।
प्रोपीन यौगिक की समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य कौन सा होगा? प्रोपीन जो है ये एल्कीन है। एल्कीन का जो पहला मेंबर है वो एथीन होता है और दूसरा प्रोपीन होता है। प्रोपीन का जो सूत्र है, रासायनिक सूत्र है, वो है C3H6। अब समजातीय श्रेणी के लगातार दो सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर होता है, तो इसका जो अगला सदस्य होगा उसमें CH2 ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर C4H8 हो जाएगा फॉर्मूला। इसका जो अगला सदस्य होगा उसमें भी CH2 बढ़ेगा, तो यहाँ पर C5H10 हो जाएगा। इसका जो अगला सदस्य होगा उसमें भी CH2 बढ़ेगा, तो C6H12 हो जाएगा। इसका जो अगला सदस्य होगा उसमें भी CH2 बढ़ेगा, तो C7H14 हो जाएगा। हमसे बोल रखा है प्रोपीन के बाद अगला चौथा सदस्य कौन सा होगा, तो प्रोपीन के बाद ये हो जाएगा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो C7H14 हमारा आंसर हो जाएगा। पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। पादप कोशिकाओं में मौजूद जल की मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। कोशिकाओं में जब जल प्रवेश करता है तो कोशिकाएं फूल जाती है, जब पानी बाहर निकल जाता है तो कोशिकाएं जो है पिचक जाती है। तो जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। ये जो पादप है इसका वैज्ञानिक नाम है मिमोसा पुडिका। ये याद रखिएगा, टच मी नॉट प्लांट है, ये छुई मुई पादप है ये। इसकी पत्तियों को छुओ, जैसे यहाँ पर आप टच करो तो सारी पत्तियाँ जो है मुरझा जाती है। तो वहाँ पर यही मैकेनिज्म होता है कि कोशिकाओं से पानी जो है बाहर निकल जाती है, तो कोशिकाएं जो है पिचक जाती है, पूरी पत्तियाँ जो है मुरझा जाती है। फिर धीरे धीरे क्या है कि कोशिकाओं में पानी भरता है, तो वापस से वो कोशिकाएं फूल जाती है और पत्तियाँ जो है वापस से पहले की तरह हो जाती है। कार्बन C4 आयन बनाने में असमर्थ क्यों होता है? कार्बन जो है C4+ आयन बनाने में असमर्थ होता है, इसके पीछे क्या कारण है? देखो, कार्बन के नाभिक में 6 प्रोटॉन है और इसके बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 ही कोश है, पहला कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। तो इनके बीच में देखो डिस्टेंस तो ऐसे ही कम है, इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में बल काम करेगा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूरी जितनी कम होगी आकर्षण बल उतना ही ज़्यादा होगा। 2 ही कोश है तो इनके बीच में आकर्षण बल जो है बहुत ही ज़्यादा है। अभी आकर्षण बल जो है इन सारे ही इलेक्ट्रॉनों पर लग रहा है। मान लो मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो इन पर जो आकर्षण बल काम कर रहा था, अब वो इन पर काम ना करके बाकी सारे जो इलेक्ट्रॉन बच गए उन पर और भी ज़्यादा आकर्षण बल काम करने लगेगा, यानी इसके हिस्सा का जो है अब दूसरे पे काम करेगा। और हटा दोगे, मान लो एक इलेक्ट्रॉन हमने और निकाल दिया बाहर, तो अब जो बाकी सारा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है उन पर और ज़्यादा आकर्षण बल काम करने लगेगा। इन दोनों के हिस्सा का जो है आकर्षण बल बाकी सारे पर काम करने लग जाएगा। तो होगा क्या कि आकर्षण बल धीरे धीरे जो है और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, और जब आकर्षण बल और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। 2 लोगों के बीच में अगर ज़्यादा प्यार हो, ज़्यादा मोहब्बत हो, ज़्यादा आकर्षण हो, तो उनके बीच में फूट डालने में या उनको अलग करने में ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। ऐसे आप सोच सकते हो। तो यही यहाँ पर होता है। तो क्योंकि इसके निर्माण के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यही कारण है कि कार्बन C4+ आयन बनाना पसंद नहीं करता है। किसी दिए गए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या -20 सेंटीमीटर है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या जो है -20 सेंटीमीटर है और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी बराबर ये वक्रता त्रिज्या बट्टे में 2 होता है, तो -20 बट्टे में 2 हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तत्वों के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन के अनुसार उनका सही क्रम क्या है? संयोजी कोश का मतलब होता है बाह्यतम कोश। बाह्यतम कोश यानी कि आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल में, बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, या इसी को संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बात एक ही है, बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उसी की बात की जा रही है। अब ये चीज़ पता करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने आना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने से भी पहले आपको परमाणु संख्या जो है पता होनी चाहिए। तो पहले विकल्प में हमारे पास फ्लोरीन है जिसकी परमाणु संख्या 9 होती है, उसके बाद ऑक्सीजन है जिसकी परमाणु संख्या 8 होती है, कार्बन की 6 होती है और लिथियम की 3 होती है। सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, तो इसका 2 8 9 हो जाएगा, इसका 2 और 6 हो जाएगा, सिंपली 2 6। उसके बाद इसका हो जाएगा 2,4 और इसका हो जाएगा 2,1। तो देखो यहाँ पर बाह्यतम कोश में 9 इलेक्ट्रॉन है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन के पास है इसमें, उसके बाद ऑक्सीजन के पास है,
उससे कम है कार्बन के पास और सबसे कम है लिथियम के पास। तो ये जो ऑर्डर है जो हमें विकल्प ए में दिया हुआ है ये सही है। बाकी सारे को भी ऐसे ही चेक करना है आपको, देखना कोई भी विकल्प आपका इसमें से सही नहीं होगा। ए है जो हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है या फिर विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत धारा देंगे तो वो चीज़ गर्म हो जाएगा। तो यह ताप दीप्त लैंप, हम इलेक्ट्रिक स्विच जो है ऑन करेंगे, करंट देंगे, ये ताप दीप्त लैंप जो है गर्म होकर के रोशनी देगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक गीजर, हम स्विच ऑन करते हैं, करंट फ्लो होता है और पानी गर्म हो जाता है। विद्युत जनरेटर जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये नहीं होगा। 1 और 2 जो है हमारा सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। कुछ खाद्य पदार्थों को जल्दी से पकाने के लिए हम उपयोग करते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों को जल्दी से पकाने के लिए हम बेकिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। बेकिंग पाउडर जो है ये बनता है बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड के रिएक्शन से। ये याद रखिएगा, ये है बेकिंग सोडा और यह है टार्टरिक एसिड, इसके रिएक्शन से बेकिंग पाउडर बनता है। बेकिंग पाउडर का उपयोग पाव रोटी या केक को फुलाने, मुलायम एवं स्पंजी करने के लिए किया जाता है। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर CO2 गैस उत्सर्जित होती है जो उपर्युक्त घटनाओं के लिए उत्तरदायी है। यानी ये जो केक फूल रहा है, मुलायम हो रहा है, स्पंजी हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? CO2 गैस, जो कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर उत्सर्जित होती है। एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण डैश के बीच का कोण होता है। यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में पूछा है। एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं ऐसे। इसके बारे में पूछा है कि ये किसके बीच का एंगल है। तो यहाँ पर देखो, ये है आपतित किरण जो ऐसे आपतित हुई, उसके बाद यहाँ पर ये ऐसे परावर्तित हो गई, माफ़ करिएगा अपवर्तित हो गई, और उसके बाद यहाँ से ऐसे निकल गई। तो इसको हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे, यानी कि निर्गत किरण। ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये निर्गत किरण। लेकिन ये जो एंगल है, ये जो एंगल आपको दिखलाया गया यहाँ पर, ये देखो, ये निर्गत किरण, अगर हम निर्गत किरण को थोड़ा पीछे खींच दें ऐसे, तो ये निर्गत किरण है, और इस आपतित किरण को हम आगे बढ़ा दें तो ये आपतित किरण है। तो इन दोनों के बीच का ये एंगल है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण हमारा आंसर हो जाएगा। और ये जो डेल्टा है ये आपका मैक्सिमम होता है बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए, वायलेट के लिए, और जो मिनिमम होता है ये रेड लाइट के लिए, यानी कि लाल प्रकाश के लिए। दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो विचलन है ये बैंगनी रंग के प्रकाश का होता है और सबसे कम लाल रंग के प्रकाश का होता है। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? चावल, मक्खन, दूध, इनमें आयरन जो है प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। ये आयरन के अच्छे स्रोत नहीं है ये सब। लेकिन ये जो गुड़ है ये आयरन का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। डैश में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। इनमें से किस में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है? दोहरा परिसंचरण देख लो किसमें होता है। उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, सारे में दोहरा परिसंचरण होता है। एकल परिसंचरण होता है मछलियों में। तो बी हमारा आंसर। हिमालय के किस पुष्प में पुतिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और इसलिए यह खरोचों को ठीक करने में मदद कर सकता है? एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल हम लोग अपने स्किन पे करते हैं। कहीं पर अगर चोट लग गया हो, छिल गया हो, घिस गया हो या फिर घाव होने लगा हो तो वहाँ पर हम लोग एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं, ताकि जो बैक्टीरिया वगैरह हो वहाँ पर ना पनपने लगे। तो ये ब्रह्म कमल हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जानने के लिए आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो लिखने आना चाहिए। और उससे भी पहले क्या पता होना चाहिए? परमाणु संख्या। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, एल्यूमिनियम की 13, फ्लोरीन की 9, हाइड्रोजन की 1। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो तो इसका 2 5 हो जाएगा, इसका 2 8 3 हो जाएगा, इसका 2 7 हो जाएगा, और इसका तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन ही है इसके पास। तो अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है देखो यहाँ पर फ्लोरीन के पास है। बाह्यतम कोश में यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है। सी हमारा आंसर। रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है। चयनित पदार्थ में इनमें से कौन से गुण होने चाहिए? रमेश के स्थान पर अगर आप ही होते हैं, आपको एक ऐसे पदार्थ का चयन करना होता जिससे आपको बल्ब का फिलामेंट बनाना हो, तो आप उनके अंदर कौन कौन से गुण देखते हैं? सबसे पहले तो आप ये देखते हैं कि उच्च तापमानों पर चमकने की क्षमता हो,
गर्म होने के बाद वहाँ से हमें लाइट मिले। आप ऐसा पदार्थ का चयन करते हैं। और उसका तापमान उच्च कब होगा? जब उसका प्रतिरोध उच्च होगा। प्रतिरोध उच्च होगा तो तापमान उच्च हो जाएगा, और तापमान उच्च हो जाएगा तो पिघलना भी नहीं चाहिए, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है हाई होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है निम्न, तो ये नहीं होगा। 2 और 3 ये गुण होने चाहिए। 2 और 3 वाला कौन है यहाँ पर? ए। फ्लोएम पौधे का सामान्य उत्तक होता है जो डैश का परिवहन करता है। तो पादपों में 2 प्रकार के सामान्य उत्तक होते हैं। पादपों में 2 प्रकार के सामान्य उत्तक होते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम का काम होता है जल और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन करना। तो जाइलम द्वारा जल एवं खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। ऊर्ध्वाधर संवहन होता है, याद रखिएगा, जाइलम के द्वारा, यानी केवल और केवल रूट से पत्तियों की तरफ जो है, जड़ से पत्तियों की तरफ जो है जल एवं खनिज का संवहन होता है। लेकिन जो फ्लोएम होता है, यहाँ पर एक को काट दो, एक ही रहने दो ऐसे, लेकिन दोनों साइड हमें ऐसे तीर का निशान देना होगा। फ्लोएम में क्या होता है? ये तो जाइलम है, केवल जड़ से पत्तियों की तरफ। फ्लोएम में क्या हो जाएगा? जो भोजन है वो पत्तियों में बनेगा। फ्लोएम का काम होता है पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। तो पत्तियों में जो भोजन बनेगा उसको ये फ्लोएम क्या है? पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाएगा। जैसे पत्तियों में खाना बना तो उसको पहुंचाएगा जड़ों में, उसको पहुंचाएगा जड़ों में। मान लो कुछ ऐसे कंडीशंस आ गए हैं कि पत्तियों में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। अब पत्तियों में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो जो भोजन जड़ों में जमा है वही भोजन को वापस लेकर के जाएगा पत्तियों के पास। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जाइलम केवल जल और खनिज को जड़ों से पत्तियों की तरफ लेकर के जाता है, जबकि फ्लोएम जो है पत्तियों से पादप के विभिन्न भागों में भोजन को लेकर के जाता है। तो भोजन में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, तो पोषक हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इन विकल्पों को देखते हुए तो पोषकों ही हमारा सही विकल्प है। डैश के उपयोग से पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग तैयार किए जा सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग होने चाहिए। हम किसका कैरी बैग बनाएंगे? कांच है, प्लास्टिक है, कागज़ है, रबर है। डेफिनेटली हम लोग कागज़ का बनाएंगे। ये कागज़ का कैरी बैग है, इसको यूज करो, फेंक दो। फेंकने के बाद क्या है कि धीरे 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 इसका अपघटन हो जाएगा, सूक्ष्म जीव जीवाणु इसको अपघटित कर देगा और धीरे धीरे ये वहीं पर जमीन में मिल जाएगा, मिट्टी में। और ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पदार्थ, जैव न्यूनीकरणीय पदार्थ। लेकिन कांच है, प्लास्टिक है, रबर है, इस सब को जो है, जैसे मान लो ये प्लास्टिक का कैरी बैग है, इसको यूज करो और फेंक दो। जहाँ फेंकोगे वहीं पर पड़ा रहेगा, 50 साल 100 साल तक भी वहीं पर ये पड़ा रहेगा। इसका अपघटन जो है जीवाणुओं द्वारा जो है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा इसका अपघटन नहीं होता। तो ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल, अजैव न्यूनीकरणीय पदार्थ। नेक्स्ट हमारा 23 है। इस सवाल में आपसे कहा गया है कि 5 विलयन है, A, B, C, D, E। सबका pH मान जो है दे रखा है। A का है 4, B का है 1, C का है 11, D का है 7 और E का है 9। पूछा है इन सारे विलयनों में जिसका pH ये सब दिया हुआ है, H+ आयन सांद्रता के बढ़ते क्रम में pH मान क्या होंगे। मतलब H+ आयन की सांद्रता बताना है किस विलयन में ज़्यादा होगा। तो H+ आयन की सांद्रता और pH में उल्टा रिलेशन होता है। तो जिसका pH कम होगा उसमें H+ आयन की सांद्रता जो है अधिक होगी। तो देख लो B का जो pH है वो सबसे कम है, तो इसमें H+ आयन की सांद्रता जो है सबसे अधिक होगी। B के बाद हमारा दूसरे स्थान पर है 4, तीसरे स्थान पर है 7, D, चौथे स्थान पर है 9, E, और सबसे कम हो जाएगा C का, क्योंकि इसका pH सबसे ज़्यादा है। ये H+ आयन की सांद्रता है। तो B है, A है, D है, E है, C है, तो B हमारा आंसर। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है गर्म करने पर कॉपर पाउडर की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। दूसरा कथन है यदि इस गर्म किए गए पदार्थ के ऊपर, यानी इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो सतह पर मौजूद काली परत भूरी हो जाती है। अब देखिए इसमें होता क्या है, पहले हमारे पास कॉपर पाउडर था, यानी केवल कॉपर था उसका, लेकिन पाउडर का फॉर्म था। तो कॉपर हमारा ब्राउन कलर का होता है, इसको गर्म किया गया ऑक्सीजन के उपस्थिति में,
जब गर्म किया गया ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कॉपर ऑक्साइड बना। ये कॉपर ऑक्साइड है और ये काले रंग का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखा ना, काले रंग की परत चढ़ जाती है। उसके बाद इसी कॉपर ऑक्साइड को, जो कि काले रंग का है, रिएक्शन करवाया हाइड्रोजन से, यानी कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जा रही है, मतलब इसके साथ रिएक्शन जो है यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो वापस से क्या हुआ, ये जो ब्लैक कलर है ये खत्म हो गया और ब्राउन कलर हो गया खत्म होकर के। ब्राउन कलर क्यों हुआ, क्योंकि अब यहाँ पर वापस से कॉपर आ चुका है। तो हुआ क्या यहाँ पर, ये देखो, पहले कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बना, ऑक्सीजन आकर के यहाँ पर जुड़ गई, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो पहले स्थिति में हम लोगों ने, पहले केस में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन करवाया, जबकि दूसरे केस में हम लोगों ने क्या किया, जो ऑक्सीजन को हमने बुलाया था अब हमने उसको भगा दिया हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा करके, तो हमने करवा दिया इसका रिडक्शन। तो जब कॉपर का हो जाएगा उपचयन तो उसके ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाएगी, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। जब कॉपर ऑक्साइड का करवाएंगे अपचयन तो वापस से हमें कॉपर मिल जाएगा, जो कि ब्राउन कलर का होता है। तो कथन दोनों सत्य है, कथन दोनों जो है सत्य है। 5 डायोप्टर क्षमता वाले एक उत्तल लेंस को 3 डायोप्टर क्षमता वाले एक अवतल लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है। इस संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी? 2 लेंस है, एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है, इन दोनों का ऐसे संयोजन कर दिया गया है, ऐसे संयोजन कर दिया गया है। इसके बारे में कहा गया है कि जो पावर है वो है 3 डायोप्टर। 3 डायोप्टर, मान लो ये P2 है और ये P1 है, इसके बारे में कहा गया कि 5 डायोप्टर। अब देखो जो पावर है ये 1/f होता है। ये जो f है ये फोकस दूरी है, ये धनात्मक होती है उत्तल लेंस के लिए। तो अगर f धनात्मक हो तो पावर भी यहाँ पर धनात्मक हो जाएगी, शक्ति भी धनात्मक हो जाएगी। तो उत्तल लेंस के लिए जो पावर है ये धनात्मक होती है और अवतल लेंस के लिए जो पावर है वो ऋणात्मक होती है, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी है, सॉरी जो अवतल लेंस है उसके लिए जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है। तो अगर फोकस दूरी ऋणात्मक हो तो पावर भी ऋणात्मक, शक्ति भी ऋणात्मक। अब हमें इसके संयोजन, कितना पावर हमें जो है यहाँ पर मिलने वाली है, कितनी शक्ति हमें यहाँ पर मिलेगी, तो कुछ नहीं करना होता है, इन दोनों को जोड़ दो साइन के साथ। P1 हमारा 5 डायोप्टर है और P2 हमारा 3 डायोप्टर है, 2 डायोप्टर मिलेगा हमें नेट पावर दोनों को कंबाइन करने के बाद। लेकिन हमसे फोकस दूरी पूछी हुई है, यानी इसी कॉम्बिनेशन से जो हमें फोकस दूरी मिलेगी उससे हमें बताना है। तो कुछ नहीं करना है, वापस से ये फॉर्मूला लगाएंगे 1/f। जब हम 1/f लगाएंगे तो f हमें मीटर में डालना होगा, अगर सेंटीमीटर में डालना है तो हमें 100/f लिख देना है। हमें यहाँ पर f सेंटीमीटर में चाहिए, f चाहिए सेंटीमीटर में, तो ये हमारा 100 डिवाइडेड बाई p हो जाएगा, 100 बट्टे में हमारा 2 हो जाएगा, ये 50 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो उससे पहले ये सुनिश्चित कर ले कि पावर में कौन धनात्मक है और कौन ऋणात्मक है। साइन के साथ जो है यहाँ पर आपको मान डालना है, साइन के साथ। और साइन आपको कैसे पता चलेगा? फोकस दूरी से, कि जिसकी फोकस दूरी धनात्मक उसकी शक्ति धनात्मक, जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक उसकी शक्ति ऋणात्मक। तो ये हमारा सेट नंबर 32 यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू सो मच।